आज हम डॉक्टर मेहरवी साहब के पास मौजूद हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपका प्रोग्राम या आपका क्लिप या आपकी बात सुनी बहुत अच्छी थी, आप कमाल का बोले, और वो फिर नीचे लिखते हैं कि जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा कमाल का बोलते हैं, और आपको इतनी देर हमने सुना और निकला कुछ भी नहीं। जो होम्योपैथिक है या नेचुरोपैथिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 5 तरीका इलाज WHO कहता है कि ये रजिस्टर्ड तरीका इलाज है। तो किसी दौर में इसको जो है वो कहा जाता था इलाज बिल जिद। होम्योपैथिक में हम जो है केमिकल्स ऐड करते हैं या मस्ट है कि अल्कोहल ऐड होती है? वो साइजेजियम की दवाई जो है वो जामन की गुठली से बनती है। 99 कतरे अल्कोहल के और 1 कतरा दवाई का, तो वो होम्योपैथिक दवाई होती है। ओके, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एलोपैथी और होम्योपैथी है ये मिक्सचर है। यानी अल्लाह ने जिन चीजों को हराम करार दिया, अगर उन चीजों में जर्रा भी शफा का अंसर होता तो अल्लाह उनको खाने पीने में हराम क्यों करार देता? बेशक। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि नहीं जी ये बतौर दवाई इसको लेना जायज है। लोग नीचे कमेंट्स में ऐसी बातें भी लिखते हैं कि शायद हम मैट्रिक भी नहीं होंगे, शायद कोई अपने अपने जो जिसके मुंह में आता है वो लिखता है। पेशेंट को कोई मेडिसिन दी तो हम कहते हैं एक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दूसरी बीमारी हम सर पे ले लेते हैं, तो क्या होम्योपैथिक मेडिसिन इफेक्ट करती है आपकी बॉडी पे? तबीब होगा या जो नेचुरोपैथिक डॉक्टर होगा वो अपने हाथ से दवाई बना रहा होगा, या सफूफ पाउडर शक्ल में भी दे सकता है, वो पुड़ियों में भी देता है, कैप्सूल भी बना लेता है, या उसको गोलियां भी बना लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 चीजों को कभी ना छोड़िएगा, इनमें शफा है, शहद और कुरान। कि ये 2 लड़के अभी आप देखें मेरे पास बैठे हुए हैं, आपको नजर आएंगे, वो आए, वो कहते जी हमने तो सब कुछ टका के खाया, यानी बर्गर, पिज्जे, शवारमे, बेकरी आइटम, कोक, पेप्सियां, मुख्तलिफ चीजें, कढ़ाइयाँ, टिक्के, बारबेक्यू, लटरम पटरम, जो मिला हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मसाइल इतने हो चुके हुए हैं कि जिसका अंदाजा नहीं। साइकोट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और उसके बाद जो मेंटल डॉक्टर हॉस्पिटल्स वगैरह में होते हैं वो तक, और वो सारा कुछ करके इतना इस कदर बिगड़ गए हुए जिसका अंदाजा। मेहरवी कावा आपने अपने नाम पे रखा है, उस कावे का नाम, वो कावे के इंग्रेडिएंट्स बताइएगा और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट आपको वो कावा बना के भी दिखाएं, लेकिन हमें बताइएगा कि वो कौन सा कावा है जो कि हम अपनी जिंदगी में उसको शामिल कर लें और हम बहुत सी बीमारियों से बच सकें। 5 उसके अंदर चीजें थी कि अदरक, जीरा सफेद, सब्ज पुदीना, दालचीनी और कलवंजी, 5 चीजें। मोबाइल के साथ वीडियो बना रहे हैं, उसकी बीवी जो है ना वो अपनी चारपाई उस पर बिस्तर लगा के, तो वो कहते हैं चारपाई को ऐसे ऐसे देख रही है, चादर झाड़ रही है, उसकी सिलवटें खत्म कर रही है हाथ से, तकिया सही कर रही है, कभी कुछ कर रही है। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या कर रही है? कहता सारी ये 1.5 घंटा 2 घंटे इसी तरह करती रहेगी। मैंने कहा वो क्यों? मैंने कहा जी ये एच पैलोरी के पेशेंट। अच्छा, कहता वो क्या होता है? मतलब मैंने हमने पीछे एक वीडियो में ये बात मैंने कही, तो एक किसी ने उसके नीचे कमेंट्स में ये लिखा कि मैं मैट्रिक हूँ, मैं मैट्रिक भी नहीं हूँ और ये कीड़े होते ही नहीं है। एक लेडी डॉक्टर है, कोई साइकोट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, उसने एक वीडियो डाली है और उसने बीच में मेरा और आपका क्लिप दिखाया कि ये देखें जी ये क्या कह रहे हैं, और उसने कहा जी कि ये कुछ भी नहीं होता ऐसा। यानी मैं फजूलियात बोल रहा हूँ। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और शुगर की प्रॉब्लम तुम्हें मैदे पे इफेक्ट कर रही है, तुम वो कंट्रोल कर लो, तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा। और उसके बाद काम बिगड़ा और गुर्दे खराब होने तक चला गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तानिया मलिक। आज डॉक्टर साहब नहीं, हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं। जी हाँ, आज हम डॉक्टर मेहरवी साहब के पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि उनका तरीका इलाज क्या है, वो जो अपने जो है पेशेंट्स उनको किस तरह से चेक करते हैं और क्या सजेस्ट करते हैं। आज हम उनके पूरे क्लिनिक का विजिट करेंगे। इसके अलावा आज हम जानेंगे डॉक्टर साहब से एक बहुत ही खास सवाल जो कि बहुत सारी आवाम जानना चाहती है कि जो होम्योपैथिक है या नेचुरोपैथिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों एक ही चीजें हैं या दोनों अलग अलग है? जी डॉक्टर साहब बताइएगा।
बहुत शुक्रिया जी। एक तो सबसे पहले ये कि मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ कि आप मेरे Thank you पास so आए much. और टाइम निकाला, चूंकि आप लोगों का स्टूडियो से टाइम निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हम आपको पखैर रागले कहते हैं, हम आपको पंजाबी च जी शुक्रिया। आया नु कहने हैं, बहुत वेलकम शुक्रिया। करते हैं, खुश आमदीद कहने हैं, अहलन व सहलन मरहबा आपको करते हैं। जहां तक तरीका इलाज की बात आपने पूछी है ना, तो उसमें नंबर एक तो यह है कि दुनिया में 5 तरीका इलाज जो है वो WHO के पास रजिस्टर्ड है, जो कि जिसको WHO कहता है कि ये 5 वे ऑफ ट्रीटमेंट इज द रजिस्टर्ड ट्रीटमेंट है उसके पास, और जिसको वो साइंटिफिक समझता है। ठीक है। उसमें नंबर 1 है रूहानियत, ओके। यानी रूहानी इलाज। ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिर तिब से इलाज। वो तिब्बे यूनानी भी हो सकता है, तिब्बे नबवी भी हो सकता है, ठीक है। तिब्बे कुरानी भी हो सकता है, यानी हर्बल जो इलाज आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्यूपंक्चर, उसके बाद आ जाता है जो है होम्योपैथिक, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाता है एलोपैथिक। ओके। तो ये 5 तरीका इलाज WHO कहता है कि ये रजिस्टर्ड तरीका इलाज है। ठीक है। और इसके अलावा WHO ये भी कहता है कि अगर दुनिया में किसी भी खित्ते में, किसी गांव में, किसी पिंड में, किसी इलाके में कोई भी बंदा कहीं भी बैठा किसी भी तरीके से किसी बीमार का इलाज करता है और उससे उसको फर्क पड़ता है या वो ठीक हो जाता है, तो वो कहते हैं कि वो इलाज भी ठीक है। यानी ये WHO का, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। अब नंबर 1 का आज मैं आपको काइक दूंगा जो आप हैरान हो जाएंगे कि ये जिसको आज हम कहते हैं ना एलोपैथिक तरीका इलाज, जो आम डॉक्टर्स के पास है, अंग्रेजी अद्वियात का जो इलाज है एलोपैथिक। ठीक है। किसी दौर में इसको बहुत अरसा पीछे जाएं तो किसी दौर में इसको जो है वो कहा जाता था इलाज बिल जिद। अच्छा। इसका पुराना नाम जो था वो इलाज बिल जिद था। वो कैसे? और उस दौर में इसका नाम ही इलाज बिल जिद था। और अच्छा। इसके एक माहिर डॉक्टर थे उस दौर के, इलाज बिल जिद के जो माहिर डॉक्टर थे, उनमें एक डॉक्टर का नाम था डॉक्टर सैमुअल हानमन। ठीक है। जो डॉक्टर सैमुअल हानमन था ये बेसिकली क्रिश्चियन था और इसने जो इलाज बिल जिद था उसका ये उस दौर का माहिर था। तो इसने कहा कि ये जो इलाज बिल जिद है ये बार बार जिद्दी है, मर्ज फिर आ जाता है और हम फिर इसी दवाई से लगे रहते हैं। तो उसने इसका नाम चेंज करके इलाज बिल जिद का नाम तब्दील करके इसका नाम रखा एलोपैथिक। ओके। ठीक हो गया। ठीक है। और फिर इसी डॉक्टर ने कुछ अरसा के बाद इसको एक बुकरात की रिसर्च हाथ लगी जिसको कहते थे नेचुरोपैथिक या इलाज बिल मिसल कहते थे। ठीक है। वो इलाज बिल मिसल जो है वो बुकरात की रिसर्च थी और बुकरात जब उस पर रिसर्च कर रहा था, लिख रहा था उसको, तो लिखते लिखते उसके ज़हन में फलसफा की बात आई और वो बाद में फिर फलसफे पे लिखना शुरू हो गया। फलसफा का बानी भी जो है वो बना, लेकिन उतनी देर तक उसकी जिंदगी जो थी उसका दुनिया से जाने का टाइम आ गया, वो दुनिया से चला गया और वो इलाज बिल मिसल जो था, जो हर्बल पेश करता था टोटली, वो उधर का उधर अधूरा रह गया। काफी साल के बाद वो इलाज बिल मिसल की जो रिसर्च थी जो अधूरी थी अभी, वो डॉक्टर सैमुअल हानमन के हाथ लगी और उसने उसको चेंज किया और उसमें उसने अल्कोहल का जो था वो शामिल किया। अल्कोहल और डेलूशन उसको कहा जाता है आजकल। तो वो जो डेलूशन अल्कोहल थी वो जब उसमें उसने शामिल की तो उसने उसका नाम रख दिया होम्योपैथिक। अच्छा। अब इलाज बिल जिद का जो माहिर था उसी ने उसका नाम तब्दील करके एलोपैथिक रखा और इलाज बिल मिसल को उसमें थोड़ी सी चेंज करके उसने उसका नाम जो था वो होम्योपैथिक रखा। और उसमें क्या आता है कि जैसे इलाज बिल जिद कह लें या एलोपैथिक कह लें, ये केमिकल पे बेस करता है सारे का सारा। ओके, मींस जो होम्योपैथिक है वो भी केमिकल पे बेस करता है? नहीं, होम्योपैथिक नहीं, एलोपैथिक केमिकल पे बेस करता है। जो होम्योपैथिक है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स तो लेता है। ठीक है। यानी फर्ज करें कि इनकी एक दवाई है साइजेजियम होम्योपैथिक की, वो साइजेजियम की दवाई जो है वो जामन की गुठली से बनती है। ओके। लेकिन बुकरात तो शायद
उसने ये कहा हो कि जी आप जामन की गुठली लें, पीसें और पाउडर बनाएं और उसको खा लें। लेकिन जो डॉक्टर सैमुअल हानमन था उसने कहा कि इसको हम प्रिजर्व कैसे करेंगे। उसने अल्कोहल जो है वो ली और अल्कोहल के अंदर वो उसको जामन की गुठली को जो है वो डिप कर देता है और एक शीशे के जार में और काले रंग के, और उसके बाद कहीं अंधेरे के कमरे में वो रखने की बात करता है और वो कहता है कि ये 15-20 दिन पड़ी रहे। तो उसके बाद वो जामन की गुठली उस अल्कोहल के अंदर जब मिक्स होके और अंधेरे में पड़ी रहेगी तो वो उसका जो उसमें गले सड़ेगी या उसके अंदर जो उसका मिक्सचर बन जाएगा, तो वो कहता है बाद में उसको छान लें और वो आपके लिए मदर टेंचर बन जाएगा। उस अच्छा। दवाई का होम्योपैथी में एक होता है मदर टेंचर। फिर वो कहता है कि उसी मदर टेंचर को आप उसमें आगे फर्दर उसकी पोटेंसियां बढ़ाते जाएंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे, झटके लगाते रहेंगे दवाई को, तो उसकी मुख्तलिफ पोटेंसियां बनती हैं। ठीक है। यानी फिर ये होता है कि 99 कतरे अल्कोहल के और 1 कतरा दवाई का, तो वो होम्योपैथिक दवाई होती है। ओके, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एलोपैथी और होम्योपैथी है ये मिक्सचर है। नहीं, मिक्सचर नहीं है, अलग अलग है, अलग है, दोनों अलग अलग। लेकिन जैसे कि नेचुरोपैथी है ये तो सारे के सारे आपकी जड़ी बूटियों से बनते हैं, जो भी आपके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है उनसे मेडिसिन बनती है। लेकिन होम्योपैथिक में हम जो है केमिकल्स ऐड करते हैं या मस्ट है कि अल्कोहल ऐड होती है? एलोपैथी में केमिकल बेस्ड है सारा, लेकिन जो होम्योपैथी है उसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कुदरती जड़ी बूटियां चीजें, तो वो भी वहीं से लेते हैं। लेकिन उसमें जब अल्कोहल शामिल की जाती है तो अल्कोहल के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्कोहल जो है वो हराम है। अल्लाह ने भी फरमाया हराम है। और फिर एक वक्त आया कि जो होम्योपैथिक दवाई में अल्कोहल है जब हराम करार दे दी गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मदीना की गलियों में शराब बहा दी गई। और फिर आपने कुछ अरसा के बाद साहबी रसूल हैं हजरत साद बिन अबी वकास, उनको आपने कशीद करते देखा। तो आपने पूछा या साद बिन अबी वकास ये क्या है? आपने फरमाया हुजूर ये पीने के लिए नहीं है, ये बतौर दवाई इलाज में हम या हमारे बड़े कहीं थोड़ा बहुत इसको इलाज मुआवजा में इस्तेमाल करते थे, इसलिए हमने मैं इसकी कशीद कर रहा हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया साद बिन अबी वकास ये दवाई नहीं, ये खुद बीमारी है। यानी अल्लाह ने जिन चीजों को हराम करार दिया, अगर उन चीजों में जर्रा भी शफा का अंसर होता तो अल्लाह उनको खाने पीने में हराम क्यों करार देते? सो उस हवाले से हमें दीन को भी देखना है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि नहीं जी ये बतौर दवाई इसको लेना जायज है। तो एक हदीस मुझे मिली है जिसके अंदर ये मिलता है कि आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां आपको कोई दूर दूर तक आपकी मदद करने वाला ना हो, आपको कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, और आप के ऊपर निज़ा की ऐसी कैफियत ताजी हो जाए, यानी आप मरने के बिल्कुल करीबल मरग पहुंच जाएं और आपके पास कोई हलाल जराए मुयस्सर ना हो, तो फिर कहा जाता है कि बहुत कलील मिकदार में सिर्फ वो चीज जो हराम आपके पास है उसको इतनी कलील मिकदार में लें वो वक्त ही आपके जो है बीमारी का निज़ा की कैफियत बदले, सिर्फ निज़ा की कैफियत बदले। ठीक है। और उसके लिए भी शर्त है कि उसको बार बार गशी के दौरे आए, बार बार वो बेहोश हो, फिर होश में आए, फिर ऐसा हो, और कोई मदद करने वाला ना हो, कोई करीब ना हो, कोई सुनने वाला ना हो, आपको लगे कि बस अब बीमारी का एंड और है आप जराए हलाल आपके पास मुयस्सर ना हो तब। ओके। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर हराम चीजों में शिफा का जर्रा भी अंसर होता तो अल्लाह उनको खाने पीने में हराम क्यों करार देते? सो हमें मुसलमानों को तो कम से कम चाहिए कि हम जो तिब्बे कुरानी है, कुरान के अंदर एक तिब्ब है, इसी तरह तिब्बे नबी है। बहुत सारे मुसलमान हमारे में तिब्बे नबी को तो जानते हैं लेकिन तिब्बे कुरानी को नहीं जानते या नहीं समझते। सो बहरहाल तिब्बे यूनानी भी है। तिब्बे यूनानी में कहीं ना कहीं जो है ना वो हलाल हराम की तमीज कहीं नजर नहीं भी आती बाज दफा किसी फार्मूले में, लेकिन जो तिब्बे नबवी है और जो तिब्बे कुरानी है वो प्योरली हलाल चीजों पे बेस करती है और उसके सारे इंग्रेडिएंट्स हलाल हैं। ठीक है।
और मैं जो प्रैक्टिस करता हूं मैं प्योरली तिब्बे नबवी और तिब्बे कुरानी के मुताबिक करता हूं, जिसमें हलाल हराम की कम से कम ये तमीज है और अल्लाह शफा भी देता है और मरीज ठीक भी होता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जो आप मेडिसिन बनाते हैं, जो आपके अपनी मेडिसिन बनती है क्लिनिक में, वो आप किस तरह से बनाते हैं? लाइक वो आप उस पे अल्कोहल का या किसी केमिकल का यूज करते हैं, या वो आपके प्रॉपर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं? देखें, जो अल्कोहल वाला इस्तेमाल का मैंने बताया वो सिर्फ होम्योपैथिक में होता है, और केमिकल वाला इस्तेमाल जो है वो सिर्फ एलोपैथिक में होता है। जो हर्बल दवाई है, आप किसी भी हकीम तबीब के पास चले जाएं, वो चाहे तिब्बे यूनानी की प्रैक्टिस कर रहा हो या तिब्बे नबवी की कर रहा हो या कोई भी, तो जो हर्बल दवाई देने वाला है उसके पास ना तो अल्कोहल वाला कोई चीज होती है, ठीक है, और ना ही उसके पास कोई केमिकल वाली चीज होती है। राइट। वो नेचुरली इंग्रेडिएंट्स डायरेक्ट लेता है। ठीक है। यानी हम कोई चीज लेंगे तो हम वो जड़ी बूटियां डायरेक्ट लेंगे और उसी तरह से उसकी दवाई बनाएंगे और वो उसी तरह से डायरेक्ट उस पेशेंट को हम जो है वो खिलाएंगे। उसका केमिकल के साथ ताल्लुक नहीं होता, उसका अल्कोहल या ऐसी चीजों के साथ ताल्लुक नहीं होता। अल्कोहल वाली जो दवाइयां हैं वो आप देखें ना कि जो होम्योपैथिक दवाई है उसके अंदर 99% जो है ना वो 99 उसके अंदर अल्कोहल के कतरे होते हैं और एक कतरा दवाई का होता है, और ये 99% अल्कोहल होता है। जबकि आप दुनिया की ब्रांडेड किस्म की कोई टॉप क्लास की भी शराब की बोतल देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है 54%, जबकि वो 54% है और ये 99% है। तो जो तिब्ब है, जो तिब्बे नबवी है या तिब्बे कुरानी है, वो प्योरली हलाल चीजों पे बेस करती है, डायरेक्ट उन चीजों को लेती है, उनको साफ करती है और उसके बाद उसी तरीके से, लेकिन एक नहीं चीज होती ना, उसमें कई और भी जड़ी बूटियां मुख्तलिफ चीजें होती हैं, उनको उसका एक फार्मूला होता है वो बना के, लेकिन वो फार्मूला बेस करता है मरीज की तबीयत और कंडीशन और उसकी रिपोर्ट्स पे, उसकी कंडीशन पे, उसके सिम्टम्स पे, उसके इलामात पे, उसके मुख्तलिफ मसलों पे, उसके मुताबिक उसकी इंग्रेडिएंट्स लिए जाते हैं और उनको फिर जो है वो मिक्स किया जाता है, कौन सी कितनी मिकदार में, कौन सा कितनी मिकदार में, और उसके बाद फिर उसकी जो है वो दवाइयां बनती है। उनको फिर हम जो है ना वो प्रॉपर उसको पीसते हैं, खर्ल करते हैं, फिर पीस के पाउडर बनता है। फिर वो कौन कौन सी दवाई का कितनी मिकदार उसमें डालनी थी डाल के उनको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद फिर हम उसको जो है ना वो कैप्सूल फॉर्म में हम उसको हाथ से कैप्सूल जो है वो फिल करते हैं। मतलब वो मशीनों वाला काम नहीं होता, जो कि मशीनें जो कैप्सूल फिल करती हैं वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में करती हैं, और जो तबीब होगा या जो नेचुरोपैथिक डॉक्टर होगा वो अपने हाथ से दवाई बना रहा होगा या सफूफ पाउडर शक्ल में भी दे सकता है, वो पुड़ियों में भी देता है, कैप्सूल भी बना लेता है या उसको गोलियां भी बना लेता है, लेकिन वो सारे काम उसके मैनुअली होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये आपकी सेहत पे इफेक्ट करती है? जैसे कि कहा जाता है कि किसी डॉक्टर ने किसी को पेशेंट को कोई मेडिसिन दी, तो हम कहते हैं एक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दूसरी बीमारी हम सर पे ले लेते हैं, तो क्या होम्योपैथिक मेडिसिन इफेक्ट करती है आपकी बॉडी पे, या जो आपको ऑलरेडी बीमारी है जिसके लिए आप वो कर रहे हैं? मिजाज के मुताबिक दवाई का इस्तेमाल जो है वो मिजाज के मुताबिक उसका क्रॉस डालना होता है। ये इस बात का आप क्या मतलब समझते हैं? मिजाज के मुताबिक क्रॉस डालना है। आपको तानिया ठंड लग रही हो तो आप ठंडी चीजें लेंगे, आपका मिजाज ठंडा है, हाँ, बिल्कुल समझिएगा सिर्फ कि आपका मिजाज ठंड है, ठंड लग गई है, सर्दी लग गई तो आपका मिजाज सर्दी वाला है। अब आपका मिजाज सर्दी वाला है तो क्या सेम मिजाज की चीजें आप खा सकते हैं? नहीं। मिजाज के मुताबिक क्रॉस डालना, यानी आपको ठंड लग रही है या आप शिवरिंग कर रहे हैं तो ठंडी चीजें नहीं लेनी, क्रॉस डालना है उसपे। आप उसके अपोजिट क्या होता है? उसके अपोजिट होता है कि आप गर्म चीजों की तरफ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो इसको कहते हैं मिजाज के मुताबिक। अब रह गया बात, तो होम्योपैथिक तरीका इलाज बुरा नहीं है, लेकिन उसमें जो हलाल हराम की मसले आते हैं उनको भी देखना पड़ेगा हमें, दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है ना, क्योंकि शिफा तो अल्लाह ने देनी है। और फिर दूसरी बात हमें ये देखनी है कि होम्योपैथी की दवाइयों के जिस तरह कहा जाता है कि साइड इफेक्ट नहीं होते या वो चीजें नेचुरली इंग्रेडिएंट तो हैं वो सारे, लेकिन जो अल्कोहल का उसके अंदर प्रोसेस होता है प्रिजर्व करने के लिए। अच्छा, होम्योपैथिक तरीका इलाज कहता है कि आप दवाई को इसके अंदर रखें तो प्रिजर्व रहेगी और देर तक ठीक रहेगी। अच्छा, जबकि अल्कोहल में रखें, अल्कोहल में रखनी पड़ती है ना उनके तरीका इलाज के मुताबिक। लेकिन मैं कहता हूं कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने सूरा नहल दी, और सूरा नहल यानी ये शहद की मक्खी और उसका पूरा प्रोसीजर्स
अल्लाह ताला ने शायद बनाने तक का सारा उसमें बड़ी खूबसूरत ये सूरा है, पूरा चैप्टर है ये दिया। अब शहद आपका जो है वो 2-2 साल खराब नहीं होता, जितना मर्जी अरसा पड़ा रहे वो खराब नहीं होता। तो फिर जो तबीब है वो अल्कोहल की तरफ तो नहीं जाएगा, क्योंकि होम्योपैथिक वाले जाते हैं, लेकिन तबीब जो है उसने अगर अपनी दवाई में करना हो तो वो शहद डालेगा, शहद लेगा और उसमें माजून टाइप बनाएगा, और वो भी फिर कई अरसा तक जो है वो खराब नहीं होती। सो हमें फितरत और नेचर के करीब रहना चाहिए। दवाई होम्योपैथिक बहुत अच्छी है, उसके इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब मैं समझता हूं कि जब उसमें अल्कोहल शामिल हो जाती है तो फिर उस अल्कोहल का जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट है, मिसाल के तौर पे एक आम बंदा अल्कोहल पीता है, शराब पीता है, तो आपको देख लें कि वो कहता है कि बेदया भी खराब होता है, उससे जिगर पे भी इफेक्ट करती है वो अल्कोहल। लेकिन उसमें तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं होती ना अल्कोहल की। वो अल्कोहल जो है वो हमारे किडनी पे भी इफेक्ट करती है। अच्छा। अब वो होती है 54% अल्कोहल उसके अंदर, बाकी मुख्तलिफ जूसेस होते हैं, पानी होता है, और ये 99% अल्कोहल होती है। तो देखना यह है कि अब वो जो डॉक्टर सैमुअल हानमन था उसने मे बी वो अपने दौर में शराब पीता होगा, तो उसने उसको शराब में रख दिया और उसी के अंदर शराब करके उसने तो उसको अपने तरीके से उसने फैलाया और अपना नाम रख दिया। वो होम्योपैथी का बानी भी कहलाया, आज भी वो बानी कहलाता है। लेकिन हमें देखना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब्बे नबवी के अंदर क्या बताया, तिब्बे कुरानी, कुरान के अंदर जो तिब है वो हमें क्या बता रही। तो हमें अल्लाह ताला से अगर शफा लेनी है ना, तो सिर्फ हाथ उठा के अल्लाह से दुआ ही नहीं हो सकती कि अल्लाह शफा अता फरमा। अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस से रहमत है मोमिनीन के लिए। तो अल्लाह जब फरमाता है कि कुरान में, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 2 चीजों को कभी ना छोड़िएगा। हजरत अली जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे रवायत है ये हदीस बकायदा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 चीजों को कभी ना छोड़िएगा, इनमें शफा है, शहद और कुरान। यानी हदीस के मुताबिक ये है अल अस्ल वल कुरान, यानी शहद और कुरान। तो शहद में भी शफा है, कुरान तो शफा का मंबा है, और हम कुरान को छोड़कर हम और मुख्तलिफ जगहों से शफाएं ढूंढ रहे हैं, तो फिर शफा आ क्यों नहीं रही, दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। तो अल्लाह ने जहां शफा रखी है अगर वहां से नहीं लेंगे तो फिर ना अंग्रेजी दवाइयों ने कोई शफा देनी है जो कि टोटली केमिकल बेस है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया यहूद व नसारा तुम्हारे खुले दुश्मन है, ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। और हम अंग्रेजों से आजाद हुए हैं, अंग्रेजी दवाइयों से आज भी हम गुलाम हैं। बेशक। तो वो हम कहते हैं कि आजकल एक बड़ी मुहिम चल रही है, अच्छी बात है कि हम फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड और खास तौर पे ये मुख्तलिफ ब्रांड किस्म के जो फूड है लोगों ने खाने छोड़ दिए कि ये जी गजा को सपोर्ट करते हैं, ये इसराइली मसनूआत है। चलिए किसी वजह से भी सही लोग ओके, अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि ये जो हमने मसनूआत का बाइकाट किया ना यहूदियों का, ये अभी ऊंट के मुंह में जीरे की बात है। आप कभी गौर करके देखिएगा कि सिर्फ पाकिस्तान से अंग्रेजों को, उन यहूदियों को जिनके केमिकल साल्ट बिक रहे हैं, जिनसे आगे कंपनियां दवाई बना रही हैं, तो उनको कितना पैसा जाता है वो इससे कई गुना ज्यादा है। सिर्फ पाकिस्तानियों ने 2024 में एक साल में राइजेक नाम की दवाई सिर्फ 8 अरब की खाई है। तो अंदाजा कर लीजिए सिर्फ 8 अरब। और बाकी दवाइयां जो शुगर के मरीज रोज खाते हैं, दुनिया में इस वक्त 60 करोड़ तकरीबन रजिस्टर्ड पेशेंट हैं डायबिटीज के। अगर ये सारे अपने ऊपर जो एक दिन में पैसे खर्च करते हैं, अगर ये $1 भी पर पेशेंट रोजाना अपने ऊपर खर्च करता हो, तो 60 करोड़ पेशेंट जो दुनिया में $1 भी इकट्ठे करते हो, तो $60 करोड़ रोजाना किसी को इकट्ठा होता है। आपको वो दवाई ऐसी देगा, आपको कोई ऐसी दवाई बना देगा कि आप ठीक हो जाए? नहीं बना के देगा कभी भी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि एक कावा है जो कि हर बंदा पी सकता है, उसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी को कोई मसला है तो ही वो पिए। एक
आपका बड़ा ही मशहूर कावा है, आई गेस मेहरवी कावा आपने अपने नाम पे रखा है उस कावे का नाम। वो कावे के इंग्रेडिएंट्स बताइएगा और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट आपको वो कावा बना के भी दिखाएं, लेकिन हमें बताइएगा कि वो कौन सा कावा है जो कि हम अपनी जिंदगी में उसको शामिल कर लें और हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा, वो कावा जो है ना, वो मैंने अपने नाम पे मैंने नहीं रखा, वो हम चैनल 5 के ऊपर एक प्रोग्राम करते थे, कुरान और सेहत। अच्छा। और मैंने उसको कोई 10 साढ़े 10 साल मैंने उसको लाइव प्रोग्राम किया है, कुरान और सेहत। सुबह 10 से 11 बजे 1 घंटा लाइव होता था और बाद में 1 घंटा रिपीट होता था। उसमें मैं मशवरे भी दे रहा होता था और लोगों की फोन कॉल्स भी लाइव लेते थे हम, और उसमें बात भी करते थे। अच्छा। तो मैं उसमें कहता था कि एक कावा है, ये पी लो। अच्छा। उस कावा के इंग्रेडिएंट ये थे 5, उसके अंदर चीजें थी कि अदरक, जीरा सफेद, सब्ज पुदीना, दालचीनी और कलवंजी, 5 चीजें। अच्छा, उसमें बाद में हमने फिर एक मुलट्ठी भी ऐड की, तो 6 चीजें हो गई। ओके। अच्छा, उसको फिर मैंने जब ये देखा कि ये तो बहुत अच्छा किस्म की चीज है और इसको हमें मैक्सिमम लोगों को जो है वो पीना चाहिए, तो वो मैं अक्सर टीवी प्रोग्राम में अपने लोगों को बताता था कि ये पिए, आपको इस बीमारी में फायदा करेगा। किसी और की कॉल आ गई तो वो मल्टीपल मुख्तलिफ बीमारियों में वो फायदा करता था। अच्छा, ठीक है। तो लोग उसको पीते थे और वो कहते थे हम ठीक हुए हैं, हमें बेहतरी हुई, हमें फायदा हुआ। एक दफा एक खातून की कॉल आई तो उसने मुझे कहा कि ये जो कावा है आप इसका कोई नाम रखें। तो मैंने उसे कहा जी नाम इसका कोई भी नहीं, नाम इसका कावा है। हाँ। कावा और इंग्रेडिएंट बता दिए आपको, वही इसका नाम है। मुझे कहते नहीं कोई नाम रखें। मैं कहा जी नाम तो कोई भी नहीं, कावा है, कावा ही इसका नाम है। उसने कहा चले मैं एक नाम रख दूं। मैंने कहा जी चले आप रख दें, इसमें क्या मुश्किल है। तो मुझे कहती हैं कि फिर आपको इतराज नहीं होगा, आप नाम मैं रख रही हूँ। मैं कहा अच्छा जी बताइए। उसने कहा आज से इसका नाम जो है ना वो मैंने रखा है, तजवीज किया है, आपके नाम से आप इसको मेहरवी कावा कहेंगे। तो वो इस तरह ना यूं इस तरह वो एक लाइव प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो ये हो गया। अच्छा, वो है 5-6 चीजें। उसके बाद हमने एक कावा और देखा, वो है हमारे मैदे, डाइजेस्टिव ट्रैक और उन चीजों के लिए। तो वो था अदरक, जीरा सफेद और सब्ज पुदीना, सिर्फ 3 चीजें। ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक और कावा इसी तरह रिसर्च की मैंने और उस पर हमने निकाला कि जीरा सफेद और सब्ज इलायची, सिर्फ 2 चीजों का कावा, और वो ब्लड प्रेशर को भी जो है वो डाउन करता है। और जो हमारे जिनको पेशाब कम आ रहा होता है या पेशाब नहीं आ रहा या जल के आता है या थोड़ा थोड़ा आता है, तो वो पेशाब आवर जो गोलियां खाते हैं यानी लासिक्स और इस तरह की चीजें लेते हैं, तो हमने ये देखा कि वो जीरा सफेद और सब्ज इलायची का कावा उनके लिए अच्छा है, वो यूरिन भी लाता है। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें ना मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने स्टूडियो में किसी वक्त इसको ऐसा कोई सेटअप बनाएं या करें। बिल्कुल। तो वहां पे हम इंग्रेडिएंट के साथ इनको मैं और आप खड़े और हम बनाएं और लोगों को मेकिंग प्रोसेस और बनाना दिखाना भी सिखा दें और उसके बाद आपको पिलाएं भी हम इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि जो एक कावा है उसका तो हम इंशाल्लाह को एक प्रोसेस जो है वो बताएंगे, दिखाएंगे प्रॉपर कि कितने इंग्रेडिएंट्स इसमें लेने चाहिए, किस तरह से इसको बॉईल करना है, किस तरह से इस कावे को बनाना है। तो इंशाल्लाह हम जो है इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और डॉक्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो हमें ये कावा खुद बना के दिखाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे थे कि आपके माशाल्लाह रूम में इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, आप मुझे बताएं अपनी क्वालिफिकेशन के हवाले से और कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं। देखिए, पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास जो है वो पाकिस्तानी डिग्री का होना जरूरी है। तो पाकिस्तान से जो है मेरा वो होम्योपैथिक डॉक्टर की भी बाकायदा मेरे पास क्वालिफिकेशन है। अच्छा। उसको क्वालिफाई किया मैंने, उसको कॉलेज पढ़ा प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद फिर मैंने उसकी बाकायदा जो है वो प्रैक्टिस और रजिस्ट्रेशन और जॉब सारा कुछ करके उसकी डिग्री भी पूरी मुकम्मल की और उसकी प्रॉपर मैं उसका भी क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ। अच्छा, होम्योपैथिक का। उसके बाद आ गया हर्बल का। तो हर्बल में जब पाकिस्तान में आपने प्रैक्टिस करनी हो तो यहाँ पे 2 डिग्रियां जो इस वक्त पाकिस्तान में होती हैं। एक होती है फाजल तिब्बो जराहत जिसको हम FTJ कहते हैं। ठीक है। और ये मुख्तलिफ तिबिया कॉलेजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, वहां पे ये बाकायदा उनको पढ़ाया जाता है और उसके बाद उसमें भी 4 साल लगते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ एक और जो है ना उसमें डिग्री प्रोग्राम एक शुरू हुआ पाकिस्तान में, वो है बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन, उसको कहते हैं, वो नेचुरोपैथिक डॉक्टर कहलाता है। और वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से जो है वो बताया था वो डिग्रियां होती हैं। वो डिग्रियां पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो करशी यूनिवर्सिटी करवा रही है,
हमदर्द यूनिवर्सिटी करवा रही है, ठीक है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर करा रही है, उसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी करवा रही है, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और में आई थिंक सो, और उसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी जो है वो करा रही है। उसके बाद जो है वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने कराना शुरू कर दिया। ठीक है। मिनहाज यूनिवर्सिटी अभी करवाने जा रही है, यानी जो मुझे जहां जहां मेरा अंदाजा है मुझे पता है। अच्छा, इसके बाद ये जो है ये नेचुरोपैथिक डॉक्टर कहलाते हैं। ठीक ये है। एफएससी बेस होता है, उसके बाद इनका एडमिशन होता है और ये फिर इनको सारे का सारा सिलेबस वो पढ़ाया जाता है जो एमबीबीएस डॉक्टर को उनके सिलेबस की किताबें पढ़ाई जाती हैं। ओके। लेकिन इसमें उस सिलेबस के अलावा इनको हर्बल की जो नेचुरोपैथी या जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और दवाइयां जो बनती हैं हर्बल, इनको ये वो बनाई भी जाती हैं, पढ़ाई भी जाती हैं, सिखाई भी जाती हैं, यानी इनको वो खुद पता होता है, यानी ये खुद ही फार्मासिस्ट भी होता है अपने शोबे में। फिर इसी तरह इनको तशखीस करना भी सिखाई जाती है। इसी तरह फिर इनको ग़िज़ा और परहेज और उसके मुताल्लिक जो है वो भी सिखाया जाता है। तो ये आ जाती हैं फिर यहाँ से। उसके बाद आ जाती हैं कि फॉरेन क्वालिफिकेशन आ जाती है मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो डिपेंड ऑन कि अगर आप कोई फॉरेन क्वालिफिकेशन आपकी हो। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मेरी इसमें अल्ट्रासाउंड के अंदर भी मेरी जो है ना वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन है भवन यूनिवर्सिटी कनाडा से। उसके बाद पाकिस्तान में भी जो है वो मैंने प्रॉपर जो है वो हमारी कौंसल जो है उससे भी मैंने एक प्रॉपर कोर्स करके तो अल्ट्रासाउंड की एक डिग्री पाकिस्तान से भी मैंने ली और हमारी कौंसल की भी की तरफ से भी वो मुझे मिली हुई है माशाल्लाह। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशनल मेडिसिन में एमडी होती है बाहर कैलिफोर्निया में या अमेरिका में मुख्तलिफ स्टेट्स में होती है, तो मेरे पास डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशनल मेडिसिन में मैंने वहां से एमडी भी किया। उसके बाद मैंने वहां पे अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर जो है वो पीएचडी भी की। तो अगर मैं पेशेंट्स की रिपोर्ट रिकॉर्ड पढ़ लेता हूँ या उनको समझ लेता हूँ या मुझे वो पढ़ना आता है या मुझे अगर किसी टेस्ट की जरूरत पड़ जाए तो मैं पेशेंट को ये भी बता सकता हूँ कि आपके पास ये टेस्ट नहीं है, आपके डॉक्टर ने इतने टेस्ट करवाए तो काश ये और ये टेस्ट भी करा लेता तो आपकी बीमारी डायग्नोज हो जाती। तो ये सारी चीजें जो है वो अल्लाह ताला की मतलब बड़ी मेरे पे करम नवाजी है कि मल्टीपल स्पेशलिटीज जो है ना वो मैं रखता हूँ। और उस पे मेरे सबसे पहले मेरे वालिदा और वालिद, बिल्कुल मेरी वो वालिदा माजिदा जो कि जिनकी गोद मेरी इब्तदाई दर्सगाह थी और मेरे वो वालिद साहब जिनकी सारी तवानाइयाँ जो हैं उन्होंने अपनी वो मुझ पर खर्च की, ये क्रेडिट उनको भी जाता है। अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे। और आपकी असल पे ना लगन पे डिपेंड करता है कि आप मैंने ये जो मुख्तलिफ तरीका इलाज में खाक छानी है ना प्रॉपर उनके 4-4 5-5 साल के जो प्रोग्राम थे मैंने वो सारे लिए हैं, उनको पढ़ा है, क्वालिफाई किया है। जी वही देखते हैं आपने तो पूरी जिंदगी अब एक मैं देखता हूँ अक्सर लोग नीचे कमेंट्स में ऐसी बातें भी लिखते हैं कि शायद हम मैट्रिक भी नहीं होंगे, शायद कोई अपने अपने जो जिसके मुंह में आता है वो लिखता है। मैं जवाब इसलिए जितना इल्म वो उतनी ही बात करता है। एक चीज जरूर है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इल्म वाले और बे इल्म दोनों बराबर नहीं हो सकते। और जब बे इल्म वाला कोई उठकर एक इल्म वाले से कोई बात करेगा तो बहस बराए बहस तक रहेगा तो मैं कोई जवाब नहीं देता, मैं कोई कमेंट करता ही नहीं उसके बिल्कुल। और अगर वो बहस बराए इस्लाह हो तो यकीन करें मैं चल के चला जाऊंगा उस बंदे के पास जो इस तरह से बात करेगा, पूछेगा। अब डिपेंड करता है कि उठकर लोग जो है, अब एक चीज मैं वाजे कर दूं आज यहाँ पे कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपका प्रोग्राम या आपका क्लिप या आपकी बात सुनी बहुत अच्छी थी, आप कमाल का बोले, और वो फिर नीचे लिखते हैं कि जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा कमाल का बोलते हैं और आपको इतनी देर हमने सुना और निकला कुछ भी नहीं। ओ भाई मेरे, निकलना क्या है? लोग ये समझते हैं कि मैं भी उन यूट्यूबर्स की तरह से करूं कि मैं कोई ना कोई टोटके बताऊं। तो जुबैदा अपा जो है वो पूरे पाकिस्तान को इतने टोटके बता गई हैं अब कोई लगता था अब कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन क्या उन टोटकों से लोग ठीक हुए? टोटका जो होता है ना वो नहीं होता कुछ भी। और खास तौर पे तिब्बे कुरानी की बात और तिब्बे नबी की बात और उसको कोई टोटका कहे
तो वो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इस बात पे कि ये अल्लाह की बात है और अल्लाह के रसूल की बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं यहां बैठ के आपको बताऊं कि फलां काम करें तो शुगर ठीक हो जाएगी, फलां काम करें तो इसका ये फलाना मसला हल हो जाएगा, तो वो किसी एक का तो हो सकता है। हर एक के लिए एक टोटका या एक दवाई या एक इलाज या एक ही चीज रेमेडी उसको बताना, ये सिर्फ वीडियो वायरल करने के लिए तो हो सकता है। और लोग हमें ये कमेंट करते हैं, लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि जनाब आपने बताया कुछ नहीं, आप बताया करें कुछ लोगों को, आप बताते भी तो सही ना, इसका हल क्या है। और भाई उसका हल जो है वो मेरे पास ना भी आओ, मैंने आपको एक विजन दे दिया, मैंने आपको एक ट्रैक दे दिया, आप उस जैसे और लोग भी हैं। कृषि यूनिवर्सिटी हर साल निकालती है, वहां से एक बैच निकलता है नेचुरोपैथिक डॉक्टर का, हमदर्द यूनिवर्सिटी से भी निकलता है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी से भी निकलता है, पेशावर यूनिवर्सिटी से निकलता है, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से निकलता है। आप उन लोगों को देखें, ढूंढे, वो कहाँ है यार। लोग कहते हैं कि नहीं जी आप अकेले बात करते हैं या हमें तो कोई पता नहीं डॉक्टर हमारे साथ क्या कर रहा है, तो फिर हमने डॉक्टर के पास ही जाना है। वो तरीका इलाज बदलो यार, अल्लाह ने शुफा देनी है तो अल्लाह ने जहां रखी है उस रास्ते पे चले जाओ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास लाजमी आओ, ना आओ, तरीका इलाज बदलो। अंग्रेजी दवाइयां से जान छुड़ाओगे तो बीमारियों से बाहर निकलोगे, वरना आप देख लें फिर कि साल से दवाइयों पे लगे हुए हैं। और फिर एक और चीज है कि 15-20 साल से, 25 साल से, 30 साल से दवाइयां खा रहे हैं, और फिर मेरे जैसे के पास आ जाते हैं तो आते पूछते हैं जी कितने दिनों में आराम आ जाएगा। हम ये कितने दिन खा के दिन का कोर्स होता है, ये कोर्स कितने दिन का देख रही थी, आज आप थे ना, बिल्कुल मैंने आज देखा डॉक्टर साहब। अच्छा, लोगों का ना ये माइंडसेट बन गया हुआ है कि हमें जो है किसी बीमारी से निकलने के लिए ना उसका कोर्स करना पड़ेगा, तो ये कोर्स नहीं है। मैं आज डॉक्टर साहब की बातें भी सुन रही थी और एक मुझे इनका तरीका इलाज ये बहुत पसंद आया कि अगर इनका जो रूम है इसमें इनके सारे फैमिली मेंबर्स बैठ के उनकी कंडीशन को सुन सकते हैं, डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा इनका एक अलग रूम है जहां पे ये पेशेंट को बड़े क्लियरली डिटेल में चेक करते हैं। पर्दा भी है, कोई औरत है, कोई मर्द है, जो भी है जिस तरह से वो करना आपने ये देखा कि मैं जिस कमरे में हम बैठे हैं मैं यहीं बैठ के पेशेंट देखता हूँ। ये कॉर्नर में अब दिखाएंगे जब आपको ये विजिट, तो उसमें ये आपको चीजें नजर आएंगी कि यहाँ पे वो पेशेंट के अलावा उसके 2-3-4 लोग जो उसके साथ आए हुए हैं बैठ के पूरी बात सुन रहे होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से उठा के, ये साथ एक कमरा छोटा, उसके अंदर हमने एग्जामिनेशन कोच पेशेंट को लिटाना, देखना, चेक करना। उसमें भी आपने देखा कि मेरे पास एक मेरी फीमेल स्टाफ मेरे साथ होती है टाइम अवेलेबल, और वो 24 आवर्स मेरे साथ, जब मैं पेशेंट देख रहा होता हूँ तो वो इधर उधर नहीं, उसका काम है पेशेंट को लिटाना, चेक करवाना, मेरे पास खड़े होना, खा वो मेल पेशेंट हो या फीमेल हो। और दूसरी बात यह है कि मैं पेशेंट की फैमिली में से एक आध मेंबर उसके साथ जरूर लेके जाता हूँ और उनको जरूर कहता हूँ कि आप पास खड़े हो। बल्कि वो आज भी एक मियाँ बीवी थे, तो वो मेरी जो स्टाफ नर्स थी वो उसको लेकर गई, उसने लटाया मैं चेक करने के लिए, तो मैंने उन्हें कहा कि आ जाएं, तो वो नहीं आए। तो मैंने फिर उसको पीछे आके कहा, मैंने कहा सर एक्सक्यूज मी आप आ जाएं। कहते कोई मैंने आप चेक करें, मैं कहा नहीं आप आए, आप पास खड़े हो। फिर मैंने उसको समझाया कि आप कहीं भी इलाज के लिए जाएं तो आप पास खड़े हों, आपकी मिसेज है, बिल्कुल आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर हो, आपकी बहन हो, माँ हो, भाई हो, बच्चा हो, कोई भी हो, आप उसके पास खड़े हो, आप राइट रखते हैं। हमें तो अमेरिकन की आदत पड़ी हुई है अमेरिका में, वहां तो आप ये अंदाजा कीजिएगा कि यहाँ तो कौम सोई हुई है, उनको पता ही नहीं। अमेरिका में सिजेरियन अगर होता है, बच्चा ऑपरेशन से पैदा होता है, तो वो जब डॉक्टर ने जब नॉर्मल डिलीवरी हो तब भी, और अगर ऑपरेशन से हो तब भी, औरत के साथ उसका खामद अंदर वहां खड़ा होता है। और वो जो बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो नाव के पास से काटनी होती है, उनके दोनों साइड पे क्लिप लगाने के बाद डॉक्टर क्लिप लगा के सीजर जो होती है कैंची, वो उस बाप के हाथ में देता है कि तुम इस बच्चे की यहां से काटो। इतना वहां पे ये पोजीशन है, वो खड़ा करते हैं उसको पास। और हमारे यहाँ तो ये पोजीशन ही नहीं, मरीज को भी हौसला मिलता है। फिर अगर वो खातून हो तो उसको भी ये होता है कि मैं सिक्योर हूँ, मेरे पास मेरे घर वाले कोई ना कोई खड़े हैं। बच्चा होगा तो वो भी नहीं डरेगा, वो भी कहेगा अच्छा मामा खड़ी है, पापा खड़े हैं, मामू खड़े हैं, चचा खड़े हैं, कोई तो खड़ा है, मेरा भाई खड़ा है, कोई खड़ा है। और यहाँ तो ये है कि पेशेंट को आप ले जाओ अंदर और उसके बाद वो
किधर से किधर और मसाइल क्या है। हम घर वालों को उतनी बातें नहीं बताते जितनी मरीज को बताते हैं। पेशेंट्स के साथ जो आए होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं तुम ठीक हो, कहते नहीं डॉक्टर ने तो मुझे ये भी बताया, मुझे तो ये भी बताया, मुझे तो ये भी मसला है, तो मरीज बहुत डर जाता है। फिर लाइफ स्टाइल बताना, उसको उसकी खुराक बतानी, उसका परहेज बताना है, और तुम क्या कर चुके हो, किस रास्ते पे रहे, उस रास्ते पे जितनी दवाइयां खाई ये आपको क्या करती नहीं। ये अभी मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ, एक शॉट आपको अभी नजर आ जाएगा कि ये 2 लड़के अभी आप देखें मेरे पास बैठे हुए हैं, आपको नजर आएंगे। वो आए, इनकी परसों मुझे कॉल आई, ये मुझे कहते हैं जी हम साइको केस हो गया हुआ है, हमारे मेंटल डिसऑर्डर हुआ पड़ा है, बड़े सारे मसाइल हैं, हम परेशान हुए पड़े हैं। इतने बड़े बड़े दौर के टॉप के डॉक्टर हैं जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लिए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनकी जिसका अंदाजा नहीं है आपको, जिन्होंने एक छोटे से एक क्लिनिक से आगाज किया और आज उसके बड़े बड़े हॉस्पिटल के ब्रिज खड़े हैं लाहौर के अंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उसकी। और उसके बाद फिर मामला वहां तक नहीं रुका, बल्कि वो एक कॉलेज तक, मेडिकल कॉलेज तक भी चला गया, फिर मेडिकल कॉलेज से आगे यूनिवर्सिटी भी बन गई। इतना पैसा इकट्ठा किया उन्होंने, उसके हॉस्पिटल में भी जाते रहे। मुझे कहते हैं जी आपकी एक वीडियो देखी जो आपने मेरे साथ की अभी जी वो पीछे, उस पे एच पैलोडी के वाले से, अच्छा वो इन्होंने सुनी तो कहते हैं सर ये बात बाकी ठीक है कि ये सारी प्रॉब्लम इस तरह से ऐसी होती हैं। मैं कहती बिल्कुल होती हैं। कहते हैं जी हम तो एक फलां हॉस्पिटल में और वहां पे फलां जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हेपेटोलॉजिस्ट हैं, वो बड़े मैदे के स्पेशलिस्ट हैं, हम उन तक जाते रहे हैं और भी बहुत सारी जगहों पे गए। उन्होंने तो हमें ये टेस्ट नहीं करवाया ना बताया कभी। मैंने कहा बेटा मेरे पास आओगे तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा। उन्होंने कहा कौन से टेस्ट होते हैं इसके, मैंने वो बताए। उन्होंने कल वो टेस्ट परसों ही किसी लैब पे दे दिए, चुगताई लैब पे दिए, और कल उनकी रिपोर्ट आई, आज वो मेरे पास आए। ये अभी आपने उसके शॉट भी देखे बैठे हुए, आपने बातें भी। वो दोनों के दोनों एक ही घर में दोनों भाई हैं, और उनकी पोजीशन इस वक्त जो है, खा क्या रहे थे वो कहते जी हमने तो सब कुछ टका के खाया, यानी बर्गर, पिज्जे, शवारमे, बेकरी आइटम, कोक, पेप्सियां, मुख्तलिफ चीजें, कढ़ाइयां, टिक्के, बारबेक्यू, लटरम पटरम, जो मिला हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मसाइल इतने हो चुके हुए हैं कि जिसका अंदाजा नहीं। साइकोट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, और उसके बाद जो मेंटल डॉक्टर हॉस्पिटल्स वगैरह में होते हैं वो तक, और वो सारा कुछ करके इतना इस कदर बिगड़ गए हुए जिसका अंदाजा नहीं। एक और केस हमारे पास आने वाला है, वो जब उनकी इजाजत होगी तो मैं उनकी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। कल उसने मुझे, एक शख्स ने मुझे एक वीडियो भेजी, उसने कहा जी मेरी बीवी है, 4-5 लाख थे, उसने कहा जी हमारा नजूमियों ने लूट लिया, वो कहते हैं जिन भूत जादू टूना साया इस पे कोई अमल है। अच्छा, मैं क्या, फिर कहते बाकी डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने भी बेशुमार। मुझे कहता नहीं समझ नहीं आ रही कि वो है क्या। इतनी देर में उसने मुझे कहा, ये रात को, कल रात की बात है कि रात को उस वक्त कोई 11-11:30 का टाइम था, तो मुझे कहता जी कि मैं अब छत पे जाता हूँ, हम कमरे में नीचे गर्मी होती है, हम छत पे सोते हैं। वो छत पे गया तो अंधेरा था, तो मुझे उसने एक वीडियो क्लिप भेजा कि टार्च जलाई, उसने मोबाइल के साथ वीडियो बना रहा है। उसकी बीवी जो है ना, वो अपनी चारपाई उस पर बिस्तर लगा के, तो वो कहते हैं चारपाई को ऐसे ऐसे देख रही है, चादर झाड़ रही है, उसकी सिलवटें खत्म कर रही है हाथ से, तकिया सही कर रही है, कभी कुछ कर रही है। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या कर रही है? कहता सर ये 1.5 घंटा 2 घंटे इसी तरह करती रहेगी। मैंने कहा वो क्यों? कहता जी ये कहती है कि इन जगहों पे कहीं कोई कीड़े हैं। अच्छा। ये कीड़ा कोई मेरी जो है ना, वो कहीं मेरे फलां जगह पे ना घुस जाए, कभी फलां जगह पे ना चले जाए, कभी मुझे काटेगा, कभी ऐसे करेगा। तो ये कहता जी चादरें झाड़ लेती हैं, बिस्तर हम झाड़ लेते हैं, मैं इसके साथ लगा रहता हूँ, लेकिन 1.5-2 घंटे मैं फिर छोड़ देता हूँ। ये खुद ही ऐसी सिचुएशन ये तसल्ली करती है, ये तसल्ली करती है। जब इसको पूरी तसल्ली होती है खुद, तो फिर ये सो जाती है। मैं क्या फिर सोई रहती है सारी रात? कहता नहीं, अगर रात को उठ गई या इसके ज़हन में ख्याल आ गया और ये फिर उठ के वही काम फिर शुरू कर देती है। मैंने कहा ये क्यों है? कहता जी पता नहीं, डॉक्टर भी सब कुछ दिखा चुके हैं, साइकोट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और मुख्तलिफ सारा कुछ। मैं क्या चलें? मैंने कहा जी ये एच पैलोरी के पेशेंट। अच्छा। कहता वो क्या होता है? मतलब हमने पीछे एक वीडियो में ये बात मैंने कही, तो एक किसी ने उसके नीचे कमेंट्स में ये लिखा कि मैं मैट्रिक हूं, मैं मैट्रिक भी नहीं हूं, और ये कीड़े होते ही नहीं है। एक लेडी डॉक्टर है, कोई साइकोट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, उसने एक वीडियो डाली है और उसने बीच में मेरा और आपका क्लिप दिखाया कि ये देखें जी ये क्या कह रहे हैं, और उसने कहा जी कि ये कुछ भी नहीं होता ऐसा, यानी मैं फजूलियात बोल रहा हूं। उसी के नीचे एक कमेंट्स किसी ने मुल्तान से किया और उसने कहा कि आपकी कमेंट्स पढ़कर
मैंने डॉक्टर साहब की वीडियो सुनी, मुझे अच्छी लगी, नीचे मैंने कमेंट्स लिखने लगा, मैंने किसी लेडी डॉक्टर के कमेंट्स पढ़े, तो उसने कहा जी मैंने मुल्तान में मेरे एक कजन है, तो मैंने उस कजन को फोन करके, उसकी लेबोरेटरी थी, मैंने उससे पूछा कि ये एच पिलोरी के 3 टेस्ट होते हैं, IgA, IgG, IgM, तो उसने कहा जी होते हैं। मैंने कहा जी ये क्या होते हैं? उसने कहा जी बिल्कुल टेस्ट होते हैं, इसमें पता चलता है कि 2, 3, तीनों भी पॉजिटिव हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो कहते हैं वो मैंने उससे सुनकर फिर उसने उसके नीचे कमेंट्स डाले कि उस वो जो खातून थी उसको एक शटअप कॉल डाली कि आप क्या कह रहे हो किसी को। उसने कहा ये डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, मैंने अपने कजन से पूछा जो लेबोरेटरी चला रहा है। फिर उसने मुझे कॉल की, मेरा नंबर कहीं से ढूंढा, मुझे कॉल की। मैंने उसे कहा बेटा कि दुनिया की हर लेबोरेटरी, पाकिस्तान में हर लेबोरेटरी के ऊपर ये टेस्ट होते हैं। चुगताई 2 करता है, शौकत खाना में 1 करता है, आगा खान भी वही करता है, जीनत करता है, IDC करता है, और बेशुमार लेबोरेटरी में करती हैं। अब उसको नहीं पता क्योंकि उसने साइकोट्रिस्ट ने सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ी है, या वो डॉक्टर बनने के बाद साइकोट्रिस्ट हो गई है, साइकोट्रिस्ट हुई है। वो एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर तो बहुत सारे लोग इस वक्त मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, क्रिकेट देखने के बहुत ज्यादा शौकीन है, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया क्रिकेट मैच हो, हम सारे काम छोड़ के बैठते हैं। क्रिकेट में सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन सा होता है? बैट्समैन या बॉलर या फील्डर? डेफिनेटली। या ऑलराउंडर? अब बताइए कौन सा होता है? ऑलराउंडर लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं, जैसे अफरीदी था हमारा, शाहिद अफरीदी, वो बॉलिंग करके 2-3 विकेटें ले जाता है, और अगर विकेटें नहीं ले सका तो जब उसकी बारी आती थी खेलने की, तो वो चंद गेंदों के अंदर जो है वो निसफ सेंचुरी से ज्यादा या 100 स्कोर भी, सेंचुरी भी कर जाता था। तो लोग कहते हैं क्रिकेट में जो ऑलराउंडर होता है वो सबसे अच्छा है, और लोगों को अब बेहतरीन हार्ड फेवरेट वो खिलाड़ी होता है जो ऑलराउंडर होता है। बिल्कुल ऐसे। मैं ये कहता हूं कि तरीका इलाज में अगर हम देखें तो जो होम्योपैथिक है वो ऑलराउंडर है, जो नेचुरोपैथिक है ऑलराउंडर है, जो तबीब या हकीम है वो ऑलराउंडर है, और जो एलोपैथिक है वो कोई भी राउंडर नहीं। अच्छा, वो ऑलराउंडर हो ही नहीं सकता। वहां पता क्या आ गया, वहां ये आ गया हुआ है कि वो फील्डर है। अच्छा। उसके हाथ में गेंद आती है, मरीज एक आया उसके हाथ में, उसने देखा मेरा कितना केस है, आपको क्या है, मैदे का मसला, ठीक है मैं डील करूंगा, और वो मैदे की दवाइयां लिख देता है। फिर वो जब नहीं फर्क पड़ता तो वो कहता है जी आपको शुगर है, जी है, वो कहता है शुगर वाले स्पेशलिस्ट को मिलो, वो स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया। फिर वो शुगर वाले को हम कहते हैं कि उसके पास गए, नहीं फर्क पड़ रहा, वो कहता है जी आपको ब्लड प्रेशर भी है, आप ब्लड प्रेशर वाले को मिलो। जब वो ब्लड प्रेशर वाले के पास जाता है तो वो कहता है कि ब्लड प्रेशर ये करो, तुम्हारे मैदे का मसला है, अगर मैदा मसला तुम्हारा ठीक हो तो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो सकता है। हम फिर वापस मैदे वाले के पास आगे कहते हैं, वो कहता है नहीं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और शुगर की प्रॉब्लम तुम्हें मैदे पे इफेक्ट कर रही है, तुम वो कंट्रोल कर लो, तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा। और उसके बाद काम बिगड़ा और गुर्दे खराब होने तक चला गया। तो फिर वो हमें किडनी स्पेशलिस्ट की तरफ भेज देता है, और हम गुर्दे वाले स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। वो कहता है कि मैं गुर्दों का इलाज कैसे करूं, बिगड़ रहे हैं, फलाना हो रहा है, ठीक है मैं दवाइयां दे रहा हूं, लेकिन आप शुगर कंट्रोल करो तो गुर्दे ठीक होंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो तो ठीक होंगे। हम उसे कहते हैं कैसे, वो कहता है जी अपने अपने डॉक्टर को मिलो। तो मुझे ये बताओ, अगर 2 मुल्ला में मुर्गी हराम वाली मिसाल सुनी है, तो ये बताओ कि जब हम इतने स्पेशलिस्टों को मिलेंगे तो ये सारे के सारे ऑलराउंडर नहीं है, ये फील्डर है। बिल्कुल। इसके हाथ में मरीज आया, उसने उसको भेज दिया, उसने उसको भेज दिया, उसने उसको भेज दिया, बाद में मरीज को नहीं पता कि मैं पूरी ग्राउंड के चक्कर लगाई जा रहा हूं, और घूम घूम के बेचारा पागल हो जाता है, ठीक नहीं होता। क्या जो MBBS डॉक्टर बनता है सर से लेके पांव तक, क्या उसको इंसान की एनाटॉमी, क्या उसको फिजियोलॉजी, क्या उसको पैथोलॉजी, क्या उसको गायनी, क्या साइकोलॉजी, क्या उसको एप्थेमोलॉजी, क्या ये सारी चीजें उसको सारा पूरा इंसान सर से पांव तक नहीं पढ़ाया जाता? उसके बाद ये स्पेशलिस्ट कहां से बन गया या हो गया या हमने कर दिया? तो फिर देखिए ना कि वो मरीज बेचारा 4-5 स्पेशलिस्टों के साथ घूम रहा होता है, और कोई भी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जब हम गुर्दे वाले को कहेंगे सर आपसे गुर्दे ठीक नहीं हो रहे, तो वो कहता है जी ब्लड प्रेशर वाले डॉक्टर को मिलो, उसे को वो कंट्रोल करे। वो उसके पास जो वो कहता नहीं, शुगर वाले को कहो कि वो शुगर कंट्रोल करे तो ऐसा होगा। तो मरीज बेचारे को पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्या है। तो इसलिए
एक उस्ताद का, एक मुआलिज का इंतखाब करें जो फितरत और नेचर के करीब लाना जानता हो, फितरत और नेचर को समझता हो, नेचुरलिस्ट हो, ठीक है, माहिर फितरत हो, बिल्कुल, और अपनी दवाई बनाना जानता हो, इन्वेस्टिगेशन बीमारी अपनी को खुद करना diagnose जानता करना हो, जानता हो। उसके बाद ग़िज़ा, परहेज और लाइफस्टाइल और इन सारी चीजों को समझता हो जो कि और ऑलराउंडर हो, बिल्कुल, उसका इंतखाब करें तो आप बीमारियों से निकलेंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।